क्षतानां न विशोधनीयान् न शोषिणां न वृषदुर्बलानां न मूर्छितानां न विशोधितानां येषां च दोषेषु निबद्धमायुः। राजयक्ष्मा और रक्षक क्षतक्षीण दुर्बल मूर्छा ऐसे रोगियों को निरोबस्ती नहीं देनी चाहिए जिनका प्राण जीवन उनके मनो या दोषों पर आश्रित हो तथा संशोधन के प्रयोग से जिनका प्राणांत हो जाने का प्राणांत हो जाने का वहाँ शक्यता होती है तो उनमें भी निरोह बस्ती नहीं देना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोगों में हमने देखा है पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसको निरोह बस्ती दे गया और जल्द ही में उसका प्राणांत हो गया। तो मूर्छिता नाम, तो ये निरोह बस्ती कब देना है? ये क्षीण दुर्बल जो है उनमें निरोह बस्ती नहीं देना है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ईशान दोषेषु निबंधम आयु, ये संशोधन हरण मात्रेणैव प्राणाम जहति। तो अति गंभीर अवस्था में पेशेंट को निरोह बस्ती का प्रयोग से कुछ लाभ नहीं होता है। पढ़िए जपा जी। शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्व सर्वावयवाङ्गजाश्च ये सन्ति तेषां न हि कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति वृन्मूत्रपित्तादिमलाशयानां विक्षेपसङ्घातकरस्य यस्मात् तस्यातिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तिं विना भेषजमस्ति किञ्चित् तस्मात् चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वां चिकित्सामपि बस्तिमेके। तर बस्ती के और प्रशस्ति इस श्लोक में की है, बस्ती की प्रधानता भी बताई है और बस्ती को अर्थ चिकित्सा बताते हैं, इसका भी यहाँ विवेचन किया है। शाखागता कोष्ठगता रोगाः मर्म ऊर्ध्व सर्व अवयव अंगजाश्च ये सन्ति तेषां न हि कश्चिदन्यो वायोः परं जन्मनि हेतुरस्ति। तो शाखा में होने वाले रोग, कोष्ठ में होने वाले रोग, मर्म में होने वाले रोग तथा शरीर के ऊर्ध्व एवं सर्व शरीर या अंगों में होने वाले जितने भी रोग है उनको उत्पन्न करने में वायु के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। तो सभी रोगों के लिए वायु यह प्रधान दोष कारण है। और बस्ती क्या करता है? विमूत्र पित्तादि मलाशयानाम विक्षेप संघात करस्य यस्मात्, और वायु सब रोग को कैसे निर्माण करता है? तो मल मूत्र पित्त कफ आदि आशयों में वियोग या मेल कराने वाला वायु ही होता है। विक्षेप और संघात ये दोनों भी कार्य वायु के ही होते हैं, इसलिए वो रोग भी निर्माण करता है। तस्य अतिवृद्धस्य शमाय नान्यत् बस्तिं विना भेषजमस्ति किञ्चित्, पर उसको शमन के लिए, उस पर जीत पाने के लिए बस्ती के बिना और कोई भी उपाय नहीं है। अतः बस्ती को छोड़कर उस बढ़ी हुई वायु के शमन के लिए अन्य कोई चिकित्सा नहीं है। इसलिए तस्मात् चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वां चिकित्साम् अपि बस्तिमेके। इसलिए विद्वान वैद्य बस्ती को आधी चिकित्सा मानते हैं और कुछ लोग
बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा मानते हैं। सर्वाम चिकित्साम अपनी बस्ती में की। और कुछ लोग आधी चिकित्सा मानते हैं और कुछ लोग संपूर्ण चिकित्सा भी मानते हैं। टीका में क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। बस्ते है बहु विषयाम स्तुतिमाचक्षणाः किं गुणो बस्ति इति प्रश्नस्य एव उत्तरम पुनः आह। बस्ती क्या गुण का होता है, ऐसा जो प्रश्न अग्निवेश ने पूछा है उसका ही उत्तर इस श्लोक में है। शाखागता इत्यादि, शाखा कोष्ठ मर्मगता इत्यादि त्रिविध शाखादि रोगम मार्गो गृहीतः। रोग मार्ग तीन है, शाखा, मध्यम मार्ग और कोष्ठ मार्ग। ये तीनों में भी वायु के रोग होते हैं। मर्मज शब्देन ही मध्य रोगमाश्रयाणाम संधिजानाम भी साहचर्याद ग्रहणम। मध्यम रोग में संधिगत रोगों का भी समावेश होता है। यह मर्मास्थ संधयो ही मध्यमो रोग मार्ग मुक्ता, उसको ही मध्यम रोग मार्ग बोलते हैं। कोष्ठ का मार्ग जो तो अंतर मार्ग है, शाखा मार्ग बाह्य, और मर्म अस्थि संधि इसमें जो रोग होते हैं उसको मध्यम रोग मार्ग बताते हैं। ऊर्ध्व सर्व शब्देन च ऊर्ध्व अध तिर्यक भेदाद अपि उक्त रोग मार्ग ग्रहण। ऊर्ध्व जो शब्द है उससे ऊर्ध्व सर्व शब्देन ऊर्ध्व अध तिर्यक ये सबका भी ग्रहण होता है। सर्व अवयवांग जो शब्देन च प्रादेशिक सर्वांग भेदादि अपि उपयुक्त ग्रहणम। तो प्रादेशिक सर्व जो अवयव है शरीर के उसमें भी बस्ती का, और उसमें उसको व्याधि को निर्माण करने के लिए वायो हो परमिति वायो हो परहा न कश्चित श्रेष्ठा। इस सर्व शरीर में रोग उत्पन्न करने के लिए वायु ही श्रेष्ठ कारण है। एतेन यद्यपि कफपित्ते अपि रोग कारणे भवतः तथापि वायु एव श्रेष्ठ इति उच्यते। आपको मालूम है वाह पित्त पंगु कफ पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत् वा तत्र वर्षन्ति मेघवत्। तो रोग निर्माण के लिए वायु ही श्रेष्ठ है। वायु एव श्रेष्ठ इत्युच्यते। वायोः श्रेष्ठत्व एव हेतुमाह विमूत्र इत्यादि। पित्तादि इत्यत्र शब्देन कफस्य ग्रहणम् न मल शब्देन कफस्य ग्रहणम्। पित्तादि तस्याति उद्धस्य श्रमायिनान्यत् विमूत्र पित्तादि मलाशयानां। तो पित्तादि तो पित्त कफ ऐसा भी वहाँ अर्थापेक्षित है। मल शब्देन च इतर धातु मलानां ख मलादीनां च ग्रहणम्। और मल से ये पुरुष स्वेद मूत्र ये मल, और जो खमल है कमल जो है उसमें आँख और कान, यहाँ नासा, यहाँ जो मल होते हैं उसको कमल होते, और उसका निर्माण में भी वायु का महत्व है। आशय शब्देन मल व्यतिरिक्त प्रसादाख्यानाम आमाशयानाम धातूनाम च ग्रहणम्। आशय शब्द जो आया है इसमें आमाशय और का अर्थ लेना चाहिए। विक्षेप संघात करइति वियोग मेल करहा, उनका एकत्रीकरण और उनका अलगीकरण ये सब वायु ही करता है। एतेन यस्मात् वायु एव दोषतः मल धातूनां संयोग विभागौ करोति। दोष मल धातु उनका संयोग और विभाग वायु ही करता है। तेन दोष दूष्य निर्मैलक रूप निखल व्याधिकरणे वायु एव प्रधानं भवति इति भावः। व्याधि की जो व्याख्या है उसमें भी बताया कि दोष दूष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि ही, और दोष और दूष्य की सम्मूर्छना बनाने वाला वायु ही है। इसलिए व्याधि निर्मिति में वायु एव
प्रधान है। आयुः एव प्रधानं भवति इति भावः। किं वा अशेषशब्दः प्रत्येकं विडादिभिः संबध्यते, स्थानेन च स्थानिनो लभ्यन्ते। विडादिसंयोग विभागे न एव च सर्वव्याधिकरण परिग्रहो भवति। भवति एवं वातस्य प्राधान्यमतः किमिति आहुः तस्य इत्यादि भेषजमिति प्रधान भेषजं यदुक्तम् सूत्र स्थान के अध्याय 25 में भी बताया है। बस्ति ही वातहराणाम, वातहर जो औषध है, जो उपाय है, उसमें बस्ती श्रेष्ठ है। अतः बस्तौ अर्धचिकित्सा रूपता तथा सर्वचिकित्सा रूपता च युक्ता एव। तो बस्ती अर्धचिकित्सा भी है कि और संपूर्ण चिकित्सा भी है। बस्ती यह उपक्रम वात के लिए या वात प्रधान दोषों के लिए किया जाता है। बस्ती अधोमार्ग पर, विशेषतः पक्वाशय पर कार्यकारी ऐसा उपक्रम है। पक्वाशय यह वात का प्रमुख स्थान है। इस जगह के वात पर विजय मिलने से सभी शरीर के वात विकारों पर विजय मिलता है। तत्र वजिते वाते सर्ववात विकारावजयः, वात के जो स्थान है पक्वाशय कटिशक्ति श्रोत्रास्थि स्पर्शन इंद्रियः स्थानं वातस्य तत्रापि पक्वाधानं विशेषतः। अतः पक्वाशय में जब वात पर विजय प्राप्त कर दिया तो सभी स्थान का वात हम उसके बाद उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तत्र अवजिते वाते सर्ववात विकारावजयः, ऐसा कहा जाता है। और इसलिए ही पक्वाशय पर कार्यकारी बस्ती यह वात के लिए और वात प्रधान दोषों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपक्रम है। बस्ती केवल वात के लिए उपयुक्त है ऐसा इसका अर्थ नहीं है। यह वात दोषों पर प्रमुख हो तो सुश्रुत ने कहा है बस्ती यह अन्य दोषों के लिए भी उपयोग किया जाता है। सुश्रुताचार्य कहते हैं बस्तिर वाते च पित्ते च कफे रक्ते च शस्यते संसर्गे सन्निपाते च बस्ती एव हितस्तदा। ऐसा सुश्रुत ने बताया। तो बस्ती केवल वात के लिए नहीं है, तो वात, पित्त, कफ, रक्त, संसर्ग, सन्निपात इस सब अवस्था में बस्ती हितकर है ऐसा सुश्रुत का भी मत है। बस्ती है वात, पित्त, कफ इन तीन दोषों के लिए वैसे ही रक्त दुष्टि के लिए उपयुक्त होता है। द्वंद्वज व सन्निपातिक अवस्था में बस्ती का उपयोग सदैव हितकारक होता है। इसलिए बस्ती यह सभी पंचकर्मोपचारों में श्रेष्ठ उपक्रम है। इसका श्रेष्ठत्व वर्णन करते समय सुश्रुताचार्य कहते हैं तत्र स्नेहादीनां कर्मणां बस्ति कर्म प्रधानतम आहुः आचार्याः कस्मात् अनेक कर्म कर्तवाद बस्ती है। बस्ती अनेक कर्म करता है इसलिए बस्ती श्रेष्ठ है। यह खलु बस्तिर नानाविध द्रव्य संयोगात् दोषाणां संशोधन संशमनं संग्रहणानि करोति। तो बस्ती अनेक द्रव्यों के उपयोग करके बस्ती जब दी जाती है तो वो संशोधन करती है, संशमन करती है, संग्रहण करती है। ये अनेक कार्य करने वाली बस्ती है। क्षीणम शुक्रम वाजी करोति, जो शुक्र क्षीण है उनको शुक्र बढ़ाती है। कुशम भूगयति, जो कुश है उसका भूय करती है। स्थूलम कर्षयति, जो स्थूल है उसका कर्षण करती है। चक्षु प्रीणयति, नेत्र के लिए भी बस्ती उपयुक्त है। वली पलितम अपहरति, वली और पलित जो होती है उसको भी बस्ती दूर करती है। वह हाथ स्थापयति, तारुण्य रखती है। शरीरोपचयम वर्णम बलम आरोग्यम आयुषः
करोति परिवृद्धिश्च बस्ती सम्यक उपासितः। तो बस्ती सम्यक बस्ती प्रयोग से शरीर का उपचय होता है, बल, वर्ण, आरोग्य, आयुष इनकी परिवृद्धि होती है, ऐसा सुश्रुत में भी बताया है। बस्ती यह अनेक विध औषधि द्रव्यों के सहयोग से दोषों का शोधन करता है, वैसे ही शमन भी करता है। मन के संग्रहण का कार्य भी बस्ती के द्वारा होता है। बस्ती शिव शुक्र होते समय शुक्र बढ़ाता है, उसे व्यक्ति को स्थूल बनाता है, स्थूलों को पुरुष करता है, आंखों को हितकर ऐसा उपक्रम है। बस्ती यह वयस्थापन यानी तारुण्य दिखाने वाला, वार्धक्य दूर रखने वाला, मदद करने वाला है। बस्ती के उपयोग से केश श्वेत होना टलता है, शरीर पर वार्धक्य सूचक रेशा नष्ट होती है, शरीर बल बढ़ाता है और निरोगी अवस्था प्राप्त होती है, वर्ण भी प्राकृत रहता है। निरोगी अवस्था बस्ती के कारण टिकने से सुखायुष उत्पन्न होता है। इसी प्रकार के अनेक कर्म बस्ती के कारण होते हैं और अलग अलग औषधि द्रव्यों के संयोग से ही होते हैं। बस्ती इस प्रकार अलग अलग दोषों के लिए, कारणों के लिए, अलग अलग हेतु की पूर्तता के लिए उपयोग किया जाता है। यह सभी कार्य बस्ती के द्वारा कैसे होते हैं, इसका विवेचन चरकाचार्य ने बहुत उत्तम प्रकार से किया है। चरकाचार्य कहते हैं, शाखागता हा कोष्ठ गता रोगा मर्म ऊर्ध्व सर्वांग अवयव दांश्च एसंति तेषां तु कश्चिदन्यो वायोः परम जन्मनि हेतुः अस्ति विमूत्र पित्त मलाशयानां विक्षेप समूहा रकरस्य यस्मात् तस्याति तस्य शमाय न अन्यत् बस्तिर्विना भेषजमस्ति किंचित्। बस्ती यह वात की चिकित्सा है, यह सच है, परंतु इसका उपयोग अन्य दोषों के लिए भी होता है। शरीर में व्याधि प्रसार 3 मार्गों से होता है, बाह्य मार्ग, मध्यम मार्ग और अभ्यंतर मार्ग। इन तीनों ही मार्ग में व्याधि उत्पन्न होने के लिए वायु का ही कार्यकारित्व होता है। शरीर में स्वेद, मूत्र, मल, पित्त, कफादि का संवहन तथा विक्षेपण का कार्य वायु द्वारा होता है। इसलिए ही बस्ती चिकित्सा से वात के साथ ही अन्य दोषों की चिकित्सा होती रहती है। इसलिए बस्ती यह श्रेष्ठ चिकित्सा समझी जाती है। संपूर्ण चिकित्सा का विचार करते हुए बस्ती चिकित्सा यह चिकित्सा का आधा भाग समझना चाहिए, या किंवा कुछ विद्वानों के मतानुसार बस्ती यह संपूर्ण चिकित्सा समझी जाती है। चरकाचार्यों ने इसी संदर्भ में कहा है, तस्मात् चिकित्सार्थमिति ब्रुवन्ति सर्वां चिकित्सामपि बस्ती में के। बस्ती चिकित्सा का कार्यकारित्व और महत्व और भी अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु तत्पूर्व बस्ती प्रकारों की और उनकी उपयोगित्व का ज्ञान कर लेने से अधिक सुलभता से यह विषय कह सकते हैं। इसलिए प्रथमतः इसका विचार करें। तो बस्ती का महत्व यहाँ बताया है। पुरतादोषी जो नाना बोलते हैं, मार्च महीने में ही उनका देहांत हो गया। वो तो हमेशा बोलते थे, बस्ती घ्यावा बस्ती द्यावा, बस्ती जीवित था विसावा, ऐसा भी उन्होंने बताया था। तो ये बस्ती चिकित्सा का श्रेष्ठत्व यहाँ पर बताया है। पढ़िए आगे का श्लोक, एक श्लोक होगा। नाभिप्रदेशं कटिपार्श्वकुक्षिं गत्वा शकृद्दोषचयं विलोक्य संस्नेहकायं सपुरीशदोष सम्यक् सुखेनेति च यः स बस्ति।
तो तत्र बस्तेः कृताकृतलक्षणानि क्रमेण आह विलोड्य इति संक्षोभ्य संस्नेह कायमिति वीर्यरूपेण सारेण कायं व्याप्य उक्तं हि वीर्येण बस्तिः आदत्ते दोषान् आपादमस्तकात् स्नेह शब्देन च सारः विधीयते यथा देह स्नेह परीक्षया सम्यक् यति निरवशेषेण सुखेन इति विकारम अकृत्वा। तो बस्ती कैसा काम करती है यह यहाँ बताया है। और सम्यक योग बस्ती का जब होता है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं ये भी यहाँ है। जो बस्ती नाभि प्रदेश एवं कटी तक पहुंचकर कुक्षी को एवं पार्श्व को व्याप्त होकर मल के संचय का मंथन कर अपनी क्रियाशीलता से संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर मल और दोषों के साथ बिना किसी उपद्रव के सुखपूर्वक बाहर निकल आती है, वह बस्ती उत्तम है। तो बस्ती नाभि प्रदेश कट्टी पार्श्व तक जाती है, वहां का दोष संचय निकालती है और फिर बुध से बाहर बस्ती द्रव्य के साथ वो मल और दोष भी आते हैं। उपरोक्त सूत्र में बस्ती ऐसा शब्द आने से बस्ती शब्द सबस्ती ऐसा शब्द सबस्ती ऐसा शब्द आने से बस्ती शब्द की निरुक्ति है ऐसा भासमान होता है। सच देखा तो सम्यक बस्ती ऐसा कहना चाहिए। तो बस्ती के सम्यक योग से होने वाले कार्य है। तो बस्ती से सम्यक योग से जो दो मल और दोष सुखपूर्वक बाहर आते हैं ऐसा यहाँ कहना है। अब इतना बस्ती का महत्व जानकर आज हम यही विराम करेंगे।